एवरीवन, इस वीडियो में हम जल के मुख्य प्रदूषक तत्व या फिर मेन पॉल्यूटेंट्स इन वाटर की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जल प्रदूषण के बारे में जाना था, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जल प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक तत्व तथा जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव या जल को शुद्ध करने की विधियों के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जल में जो मुख्य प्रदूषक तत्व होते हैं या जो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जल में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जिनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, तथा ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये ह्यूमन हेल्थ पे, वेजिटेशन पे, एनिमल्स पे तथा सभी ऑर्गेनिज्म पे बड़ा निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं वो जल्दी से उसी टाइम पे दुष्प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं और कुछ धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। जल में मिले हुए जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो शीघ्र प्रभाव के रूप में अनेक बीमारियां करते हैं। पानी में जो मिक्स्ड एलिमेंट होते हैं जब एक सीमा से अधिक मात्रा में पानी में घुल जाते हैं तो उनका ह्यूमन हेल्थ पर बहुत अपोजिट या नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। अब हमारे जो प्रदूषित पानी होगा या पॉल्यूटेड वाटर होगा उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लोराइड की बात करते हैं। फ्लोराइड एक हैलोजन है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। इसकी लगातार मात्रा लेने से वजन कम होने लगता है, खून की कमी होने लगती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तथा जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है वो एबनॉर्मल होने लगते हैं। हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, जोड़ों में दर्द आदि बीमारियां होने लगती हैं। फ्लोराइड जो है वो पश्चिमी राजस्थान की भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से अधिक होने पर बच्चों के दांतों में छेद हो जाते हैं तथा 1.5 ppm से अधिक होने पर दांतों पर धब्बे पड़ने लगते हैं तथा दांतों की चमक भी इनसे समाप्त हो जाती है और वो पीले पड़ जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड एंड मेन पोल्यूटेंट की बात करें तो ये लेड या सीसा है। सीसा क्या करता है कि यह भी एक पॉइजनस एलिमेंट है जो निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में घुलने पर जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे जिगर यानी कि लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। महिलाओं में गर्भपात तथा हीमोग्लोबिन की कमी और मानसिक हाशिया की यानी मेंटल डिसऑर्डर इससे हो सकते हैं। इसके बाद हम पारा की बात करें, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में अवशोषित होने के बाद लीवर, किडनी, स्प्लीन तथा बोन्स में स्टोर हो जाता है, जिससे मुंह एवं मसूड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अम्लीय पारा बहुत ज़्यादा जहरीला होता है यानी कि एसिडिक मरकरी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। पारे की किसी भी यौगिक की मात्रा लगातार शरीर में प्रवेश कर जाने से मिनीमाटा डिजीज़ हो जाता है। मिनीमाटा एक जापानी शब्द है। सबसे पहले मिनीमाटा डिजीज़ जापान में फैली थी, तभी से इस बीमारी का अस्तित्व सामने आया। वहाँ के कुछ मछुआरों में देखा गया कि वो बीमार पड़ रहे हैं तथा मर रहे हैं। जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह की नदियों की मछलियाँ खा रहे हैं, जिस कारण तो उन मछलियों पर जब उनका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उन मछलियों की बॉडी में पारा इकट्ठा हो गया था, जिस कारण मछुआरों की मृत्यु हो रही थी। इसके बाद हम फिनॉल की बात करेंगे। फिनॉल एक ऑर्गेनिक तथा बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है। यह त्वचा एवं इनर मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। 60 इंच क्षेत्र त्वचा पर फिनॉल के प्रभाव से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। यह गुर्दे, लीवर, स्प्लीन तथा फेफड़ों पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। 15 से 20 मिनट तक त्वचा के संपर्क में रहने से सिर दर्द तथा जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं तथा हमारा जो विज़न होता है वो भी वीक हो जाता है। कम सुनना तथा जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण बेहोशी सी होने लगती है तथा कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है। इसके बाद हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक बहुत ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है।
इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। एक्टिव होने के कारण ये यौगिक यानी कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। इन कंपाउंड्स में पॉइजनस केवल धन आयन के कारण ही होता है। इसके बाद हम जस्ता की बात करें या जिंक की बात करें तो जस्ता स्वयं जहरीला नहीं होता, लेकिन जो इसके कंपाउंड होते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करता है वो पॉइजनस हो जाते हैं। जब जिंक को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, जिससे ब्रॉस फाउंडर रोग एवं ब्रॉस चिलस नामक डिजीज होने लगती हैं। जिंक क्लोराइड की अधिक मात्रा फेफड़ों को खराब कर सकती है। जिंक ऑक्साइड की अधिक मात्रा लेने से तेज उल्टियाँ होने लगती हैं। इसके बाद हम नाइट्राइड्स की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है। इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाती है। उल्टियाँ होना तथा त्वचा का रंग गहरा हो जाना इसके प्रमुख प्रभाव हैं। इसके बाद हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया अथवा ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनसे हैजा, मोतीझरा, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां फैलती हैं। अधिक मात्रा होने पर महामारी भी फैल सकती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव या फिर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करें तो प्रदूषित जल मानव जाति, समुद्री जीवन तथा जलीय पौधों को हानि पहुंचाता है। इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है और वृद्धि भी रुक जाती है। जल प्रदूषण को सबसे अधिक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इन रोगों में अतिसार, पेचिस, जुकाम, स्वास्थ्य संबंधी रोग, लकवा, हैजा, मोतीझरा, चर्म रोग, अंधापन, नारुकृमि, पीलिया, रति रोग, शोथ तथा अन्य पेट के रोग इस जल के प्रदूषित होने के कारण हो जाते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रकोप पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण हो रहा है। आजकल सबसे अधिक प्रकोप पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण हो रहा है, जिससे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती हैं, दांत पीले होकर गिरने लगते हैं तथा हाथ व पैर की हड्डियों में लचक आ जाती है और शरीर भी बेडौल हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और विदेशी सहायता से फ्लोराइड वाले क्षेत्रों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके बाद हम जल को शुद्ध करने के उपाय के बारे में जानेंगे। जल को शुद्ध करने के उपाय की बात की जाए तो रेमेडीज ऑफ प्योर वाटर। जल शुद्ध करने के लिए विभिन्न उपाय जल में होने वाली अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। फिर भी उनकी एक संक्षिप्त विवरण है जिनको हम अशुद्ध जल को छान सकते हैं उनको। इसमें हम मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन उपाय, प्रचलित उपाय या आधुनिक उपाय। प्राचीन उपाय जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं, प्रचलित उपाय जिसे हम कन्वेंशनल मेथड्स कह सकते हैं और आधुनिक उपाय जिसे हम मॉडर्न मेथड्स कह सकते हैं। प्राचीन उपाय की बात की जाए तो कपड़े से छानना, लकड़ी के कोयले से छानना, तांबे के बर्तन में रखना, उबालना, सूर्य के प्रकाश में रख देना, ईंट बुझाना आदि प्राचीन उपाय हैं। जल शुद्ध करने के लिए विभिन्न उपाय जल में होने वाली अशुद्धियाँ तथा उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। फिर भी कुछ विधियों द्वारा उनको शुद्ध किया जा सकता है। अब हम प्रचलित या कन्वेंशनल मेथड्स की बात करें तो नीचे से क्रमशः कंकड़, मोटी बालू, कोयला, चूर्ण व महीन बालू से छानना, फिटकरी, गंधक, मेथी, निर्मली, कमल की जड़ से शुद्धि करना। और तथा आधुनिक उपाय की बात की जाए तो आधुनिक उपाय में हम कुआं, बावड़ी में पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMNA4 डाल देते हैं या फिर हम फिटकरी डालकर भी उसको शुद्ध कर सकते हैं। नियमित सफाई करना, कुओं को नियमित साफ करना, ढककर रखना, बावड़ी में सीढ़ियों हटा देना, कुओं और तालाबों के पास का ढलान स्रोत से दूर रखना, नालियों व गटर लाइनों को जल स्रोतों से दूर रखना, तालाबों से नियमित मिट्टी निकालना, फिल्टर प्रोसेसिंग पद्धति का प्रयोग करना जिसमें हम फिटकरी, क्लोरीन, मेथी चूर्ण आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रिया या संक्रिया की दृष्टि से पीने के पानी को साफ करने की विधियाँ यानी कि मैकेनिकल मेथड्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर्स के बारे में बात करेंगे।
क्रियाएं संक्रिया की दृष्टि से पीने के पानी को मैकेनिकल मेथड्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, भौतिक विधियाँ जिनको हम फिजिकल मेथड्स कह सकते हैं, रासायनिक विधियाँ जिनको हम केमिकल मेथड्स, तथा इसके अलावा मैकेनिकल मेथड्स, इनको हम बारी बारी से जानेंगे। अगर भौतिक विधियों की बात की जाए या फिजिकल मेथड्स की बात की जाए तो इसमें तीन विधियां अपनाई जाती हैं निथार कर। इस विधि में पानी को कुछ समय के लिए तालाब, टैंक या बर्तन आदि में ठहरने देते हैं। इससे अशुद्धियां भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर साफ पानी आ जाता है। नेक्स्ट है उबालकर। पानी को उबालने से उसमें विद्यमान कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और घुली हुई अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उबला हुआ पानी पीने में स्वाद रहित, फीका एवं अरुचिकर लगता है, परंतु यह पीने योग्य होता है। इस जल को स्वादिष्ट बनाने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कई बार उड़ेलना चाहिए। इससे वायु मिश्रित हो जाएगी और पानी पीने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है श्रवण विधि। यह पानी को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। सबसे पहले इसमें पानी को उबालकर भाप में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस भाप को शीतकों द्वारा द्रवीभूत यानी कि द्रव में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह पानी अत्यंत स्वच्छ होता है और साफ या गुणकारी होता है। इस विधि में विलेय अविलेय दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस पानी का उपयोग दवाओं तथा रासायनिक कार्यों में अधिक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक विधि या केमिकल मेथड्स, जिसमें हम अवक्षेपण या स्कंदन, इसके अलावा निसंक्रमण की बारे में बताएंगे। अवक्षेपण या स्कंदन, इसमें क्या होता है कि कीचड़ वाले पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी बड़ी उपयोगी होती है। पानी में फिटकरी घोल देने से मिट्टी आदि अघुलनशील अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। बैक्टीरिया तथा अन्य तैरने वाली जो भी गंदगी होती है वो उनको फिटकरी दूर कर देती है। प्राय 1 गैलन पानी के लिए 6 ग्रेन अथवा 1 लीटर पानी के लिए 1/2 ग्राम फिटकरी सफिशियंट होती है। उसके बाद निसंक्रमण की बात की जाए तो इस विधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को पानी में मिलाया जाता है जिनसे बैक्टीरिया आदि कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस कार्य के लिए जो कीटाणुनाशक पदार्थ प्राय प्रयुक्त किए जाते हैं, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, तूतिया या नीला तोता, क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम ब्रंजक पाउडर के नाम से भी जानते हैं, चूना, आयोडीन, ब्रोमीन आदि। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे यांत्रिक साधनों द्वारा या मैकेनिकल मेथड्स द्वारा। मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है, रासायनिक विधियों से शुद्ध किए हुए जल को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग करते हैं। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को निस्यंदन यंत्र कहा जाता है। और ये यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं घरेलू तथा दूसरे होते हैं सार्वजनिक। यांत्रिक विधि में जल की शुद्धि छानने की रीति से होती है। इस विधि में पहले पानी को तालाबों में लाकर इकट्ठा किया जाता है, जहां मिट्टी व गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर 24 घंटे की धूप व हवा से जो कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद पानी को दूसरे तालाबों में ले जाते हैं, इन्हें हम फिल्टर बेड्स के नाम से जानते हैं। इन तालाबों में रेत व बजरी की मोटी परतें होती हैं। इन परतों में से होकर पानी छनता हुआ नाली से होकर जल संग्रहालय में जाता है, जहाँ से सारे नगर को नलों द्वारा वितरित कर दिया जाता है। तो ये थे जल शुद्ध करने के उपाय तथा जल में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व तथा जल के दुष्प्रभाव। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।